हाँ जी, मैं बात कर रही थी कि एपिग्लोटिस की, कि विंड पाइप और फूड पाइप लगभग पैरेलल रन करते हैं। बस जो हमारी विंड पाइप है वो हमारी आगे की तरफ होती है, आप खुद वाइब्रेशन भी फील कर सकते हो। उसके पीछे की तरफ होती है हमारी फूड पाइप, ईसोफेगस जिसको नाम देते हैं। ठीक है, तो उन दोनों दोनों का जो पासेस सेम होता है एक पॉइंट पर, लेकिन जब स्वेलो कर रहे होते हैं तो वो विंड पाइप ढक जाती है, जिस एपिग्लोटिस जिसको ढकता है, ताकि हमें दिक्कत ना हो, फूड हमारा विंड पाइप में ना चला जाए। अच्छा, अब जो हमारा फूड है, जब हम लोग अंदर लेते हैं ना फूड पाइप में जाता है, तो वो पाथ ट्रैवल करता है और कहाँ पहुँच जाता है, स्टमक में। अब ये जो हमारा पाथ ट्रैवल हुआ है, मतलब ईसोफेगस से स्टमक में आया है ना, यहाँ पर जो फूड कैसे आया है, तो एक नाम मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ, पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट। मतलब फूड जो है, फूड जनरली वैसे ही पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में मिलेगा। फूड पासेज टेक्स प्लेस बाय, फूड पासेज कैसे टेक्स प्लेस करता है, कैसे, कौन सी, अभी मैंने नाम क्या लिया, पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टॉल्टिक या पेरिस्टॉल्सिस। मूवमेंट, इसको समझते हैं भाई, ये पेरिस्टॉल्टिक इंपॉर्टेंट है ये चीज, पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट ध्यान देना। देखो भाई, पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट क्या होती है भाई, मेरे पास एक कोई रबड़ है, मैं उस रबड़ में क्या करूं, अगर मैं कोई चीज़ उसके अंदर डाल रही हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कोई पाइप ही है, पाइप के अंदर मैं कोई चीज़ डालती हूँ, तो ऐसा नहीं कि वो पाइप में डालते ही अगर वो छोटी होगी तो सीधी चली जाएगी, ठीक है। लेकिन हमारी जो ये जो फूड पाइप है ना, उसकी स्ट्रक्चर कोई इस तरह की होती है कि भाई जो फूड है ना, वो किस तरह से टेक्स प्लेस करता है कि भाई यहाँ पे मान लो ये पाइप है, फूड आया तो वो क्या कर जाएगी, एक्सपेंड कर जाएगी जहाँ पे फूड है, ठीक है, एक्सपेंड कर जाएगी, फिर उसको आगे की तरफ सरक जाएगा फूड, जैसे आगे जाएगा तो फिर वो क्या कर जाएगी, फिर से कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, मतलब जैसे मान लो ये है तो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वो आगे सरक जाएगा, फिर एक्सपेंड हो जाएगा, फिर वो आगे आया फूड, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, फिर उसको आगे सरका देगा, फिर उसको आगे, मतलब ये जो मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन फिर उसके बाद एक्सपेंड, कॉन्ट्रैक्शन फिर एक्सपेंड, ताकि वो जो चीज़ हम जो फूड है वो आगे मूव करे। तो जो फूड की जो मूवमेंट है वो पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट से ही आगे जाता है। जो पाइप है, इसोफेगस है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सपेंड करता है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंड, ताकि जो फूड है वो आगे ट्रेवल करे। अब बात आती है कि भाई ऐसी कैसी मूवमेंट बना दी भाई नेचर ने, भाई भगवान कह सकते हैं कि भाई सीधी पाइप क्यों नहीं डाली कि भाई जाए और सीधा सीधा स्टमक में चला जाए, इस तरह की अजीब सी मूवमेंट क्यों बना दी। देखो, फिजिक्स में आपने ग्रेविटी के बारे में पढ़ा होगा कि सीधा ऊपर से सीधी नीचे आती है चीज़, अगर कोई चीज़ हवा में है तो नीचे आएगी ग्रेविटी की वजह से। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो, बेड पे पड़े हो, उल्टे पड़े हो, फ़ोन चला रहे हो, साथ के साथ में क्या पल्ले रखा है, फ़ोन चलाते चलते उल्टे खाने लग रहे हो, लेकिन फिर भी वो फूड कहाँ जाते हैं, हमारे स्टमक में चला जाता है। अगर पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट ना हो तो हमें खड़े होकर खाना पड़े, मतलब यूँ सीधे कि ताकि वो ऊपर सीधा नीचे है, हम लोग लेट के उल्टे होके बैठे होके मचल के खाना ना खाएं हम। तो नेचर ने इसलिए बनाया है कि भाई बच्चों को तो मानना नहीं है, तो उनके लिए पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट बना दी है, ठीक है, कि भाई चाहे उल्टे लेटे हो चाहे सीधे लेटे हो, कि खाना धीरे धीरे सरक के एक्सपेंड कॉन्ट्रैक्ट होके वो हमारे स्टमक में जाएगा ही जाएगा, ठीक है। तो ये जो पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट होती है ना, हाँ, इनको करवाने के लिए कुछ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंड, ये कुछ मसल्स होती हैं, 9th में आपने पढ़ी होंगी ना मसल्स, मस्कुलर टिश्यू जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम कराते हैं। तो ये मूवमेंट मसल्स ही कराती है जो पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट में हेल्प करवाती है मसल्स। बात क्लियर है। अच्छा भाई, अब हम लोग आते हैं ईसोफेगस से, अब आ गया है फूड हमारा कहाँ पर, स्टमक में आ गया है भाई, स्टमक में आ गया। स्टमक में कुछ घंटे के लिए रहता है फूड। अब स्टमक में आने के बाद क्या होगा, स्टमक में देखो, स्टमक के अंदर ना, स्टमक के अंदर जो एनवायरनमेंट है, आपका क्वेश्चन भी आता है, एसिडिक होता है। एसिडिक मतलब जानते हैं ना, जो पीएच है वो क्या है, 7 से कम होता है, यहाँ पर एसिडिक एनवायरनमेंट होता है। और साथ में एसिडिक कैसे होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ HCl। एसिडिक एनवायरनमेंट किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl स्टैंड्स फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड है तो एसिडिक एनवायरनमेंट होगा। एक तो HCl होता है स्टमक के अंदर, और एक और एंजाइम होता है, मैं ऊपर वाला रख कर रही हूँ क्योंकि ये हो गया है
हाँ भाई, तो स्टमक की बात हो रही थी। स्टमक में जो एनवायरमेंट होता है वो कैसा होता है, एसिडिक, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक तो HCl होता है स्टमक में, एक और होता है यहाँ पर पेप्सिनोजन। मतलब कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन तो हमारी माउथ में स्टार्ट हो गई थी, और यहाँ पर स्टमक में अब हमारे प्रोटीन की भी डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, बात क्लियर है। अब HCl का काम क्या होता है, मैं यहाँ पे बात कर दूँ, ये क्वेश्चन आपका आता है कि स्टमक का जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक क्यों होता है, या हम कह सकते हैं कि ये पूछा जा सकता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या होता है। भाई सबसे पहले तो ये कि ये स्टमक को एसिडिक बना के रखता है। वो क्यों बना के रखता है, देखो जब हम लोग खाना खाते हैं तो हम लोग जानते हैं, आजकल हमारी आदत होती है एक हाथ में मोबाइल है या फिर रिमोट ले रखा है, हमें पता है कि कितने सारे माइक्रोब्स है, कई बार हम बिना हाथ धुले ही खाना खाने लग जाते हैं, तो यानी कि माइक्रोब्स हमारे साथ में खाने के साथ में अंदर चले जाते हैं। तो अंदर चले जाएंगे माइक्रोब्स तो वो हमें बीमार कर सकते हैं। तो जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है ना, वो बहुत सारे माइक्रोब्स को किल कर सकता है, एसिडिक एनवायरनमेंट। तो HCl एसिडिक एनवायरनमेंट बना के रखते ताकि माइक्रोब्स अगर खाने के साथ आए तो ये वहाँ पर स्टमक में हमारे मर जाए। मतलब HCl जो एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से टू किल माइक्रोब्स which are engulfed along with the food। एक तो ये हो गया। दूसरा देखो, ये जो मैंने ना यहाँ पे ये जो एंजाइम लिखा है ना, ये पेप्सिनोजन एक एंजाइम है, लेकिन ये इनएक्टिव फॉर्म में है। अगर किसी एंजाइम के पीछे जन लिखा हो ना, जन, या उसके आगे प्रो लिखा हो, प्रो अगर एंजाइम के आगे हो या एंजाइम के पीछे जन हो, तो इसका मतलब है कि वो इनएक्टिव है, यानी कि पेप्सिनोजन यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये इनएक्टिव है। ये क्या होगा, इसको एक्टिव होना पड़ेगा। HCl ही होता है जो इसको एक्टिव करवाने का काम करेगा, और ये एक्टिव होगा तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिनोजन, पेप्सिन के अंदर, मतलब जन हट जाएगा पीछे से। तो HCl हेल्प टू एक्टिवेट द पेप्सिनोजन, हेल्प टू एक्टिवेट द एंजाइम। बात क्लियर है भाई। तो स्टमक के अंदर 3-4 घंटे तक जो फूड रहता है ना, उसका यही काम होता है कि एक तो HCl के साथ में मिक्स हो जाए ताकि माइक्रोब्स किल हो जाए, और साथ में वहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट हो जाए। ठीक है, अच्छा अब स्टमक से कहाँ आएगा, स्टमक से सीधा यहाँ पे आएगा, ये कहाँ पर खुल जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, अब स्मॉल, ज़्यादातर जो फूड का जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है मैंने बताया कि भाई माउथ के अंदर स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, लेकिन पूरा नहीं होता है, थोड़ा सा स्टार्ट हुआ है। प्रोटीन का स्टमक में स्टार्ट हो गया। अब जो बचा कुचा खाना है, भी बचा हुआ जो प्रोटीन है, जो डाइजेस्ट पूरा, क्योंकि डाइजेशन नहीं होता है, प्रोटीन भी, फैट भी, कार्बोहाइड्रेट भी, जो कुछ बचता है सबका डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब जो पूरा का पूरा फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाकर क्या होगा, फुल डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कंप्लीट मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कंप्लीट डाइजेशन फूड का कहाँ होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, अच्छा जी, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब होता कैसे है, बात आती है कि भी होता कैसे है। देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में खुद के भी कुछ एंजाइम्स होते हैं, उसके अलावा देखो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, मैंने ये जो यहाँ पर ये जो लीवर बताया था कि यहाँ पर होता है लीवर, और यहाँ पर मैंने बताया था कि ये मैं इसको इरेज कर रही हूँ, स्टमक का हो गया है, तो ये लीव जैसी स्ट्रक्चर मैंने बताई थी, पैनक्रियाज, ये ग्लैंड्स होती हैं हमारी, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो सिक्रीट करती हैं डाइजेस्टिव जूसेस। जैसे पैनक्रियाज है वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा, और जो लीवर है, लीवर जो बनाएगा वो बनाएगा बाइल जूस। क्या बनाएगा, बाइल जूस। बताऊंगी कैसे काम करेगा।
अच्छा लेकिन एक बात ध्यान देख रहे हो, ये चीज़ ध्यान देख रहे हो, जो लीवर है, लीवर के अंदर आपको मैंने बताया था कि ये छोटी सी नोक जैसी स्ट्रक्चर है, जिसको मैंने नाम दिया था, मैं इसको इरेज कर रही हूँ फिलहाल क्योंकि इसका मैं बता चुकी हूँ तो इसका काम नहीं है। गॉल ब्लैडर लीवर के अंदर ही है। लीवर बाइल जो सिक्रीट करता है, लीवर सिक्रीट्स बाइल जूस। बाइल जो सिक्रीट करने के बाद लीवर क्या कर देता है, उसको गॉल ब्लैडर में भेज देता है। मतलब लीवर ने सिक्रीट किया बाइल जूस, और बाइल जूस कहाँ पर स्टोर हो गया, इन गाल ब्लैडर, स्टोर्स इन गाल ब्लैडर। ठीक है, अब जब बाइल जूस की जरूरत पड़ेगी तो गाल ब्लैडर से होते हुए वो देखो यहाँ पे एक डक्ट दिखाई दे रही है, मैंने बाइल डक्ट का नाम दिया था। बाइल डक्ट क्यों नाम दिया था मैंने इसको, क्योंकि यहाँ से बाइल जूस पास होगा, इसलिए बाइल डक्ट। लीवर ने सिक्रेट किया बाइल जूस स्टोर हो गया गॉल ब्लैडर के अंदर, और जब जरूरत होगी बाइल जूस की तो गॉल ब्लैडर से वो बाइल डक्ट के थ्रू होते हुए देखो कहाँ जा रहा है, यहाँ पर पेनक्रियाज से निकलने वाली डक्ट, क्योंकि यहाँ पे पेनक्रियाज भी पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट कर रहा है और वो भी उसके साथ यहाँ से निकल लेगा, और फिर दोनों साथ में मिलके कहाँ खुल रहे हैं, देखो ध्यान से देखो इस डायग्राम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके खुल रहे हैं। अब ये मत सोचना कि स्टमक के पास है तो स्टमक में खुलेंगे, नहीं, वो जाके खुलेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि मैंने अभी बताया कि डाइजेशन कंप्लीटली स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, तो उनका काम स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टमक में नहीं है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ बाइल जूस की। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बाइल जूस का। जो फैट होता है ना, जो फैट होता है उसकी जो डाइजेशन है उसमें हेल्प बाइल जूस करता है। कैसे, ये क्या क्या करा देता है, मैं बाकी को इरेज कर दूं जो अगर ये हो गया है तो। बाइल जूस कैसे हेल्प करते हैं भाई डाइजेशन में, बाइल जूस इमल्सिफाइज, या फिर हम कह सकते हैं बाइल जूस हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, बाइल जूस हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अब ये भाई इमल्सिफिकेशन क्या होती है, इमल्सिफिकेशन होती है जो फैट है ना, हम तो देखो आपने कभी देखा है कि अगर आप पानी के अंदर तेल डालो और उसको ऐसे घुमा दो, चला दो, तो छोटी 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 ड्रॉपलेट्स अलग 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 हो जाएंगी, इमल्सिफिकेशन ही है वो, मतलब फैट को तोड़ना। इकट्ठा था वो फैट, तो इमल्सिफिकेशन में क्या हो जाती है, फैट की ड्रॉपलेट्स बन जाती है, छोटी 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 उसमें टूट जाता है, ताकि उसका बाइल जो सिर्फ हेल्प करते हैं, उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता वो, लेकिन उसको डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करेगा, मतलब उसको छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा फैट, क्योंकि फैट काफ़ी हैवी होता है। हम जानते हैं ना कि भाई घी खा ले तो हैवी होता है, उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है अगर हम लोग घी तेल खा लेते हैं, इसलिए हम लोग खाने में कम भी करते हैं क्योंकि डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। तो बाइल जो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, उसके बाद ताकि जो एंजाइम है, एंजाइम कौन से, स्मॉल इंटेस्टाइन के और पेनक्रियाज से आए हुए, वो उसको और फर्दर सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर तोड़ सके। तो बाइल जूस फैट की डाइजेशन में हेल्प करवाता है। ठीक है, आगे का नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि शायद टाइम काफ़ी हो गया है।